हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव की जो अक्षीय रेखा है उस पर हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर चुके हैं। आज हम करेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा या विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। देखो, विद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा, उसकी निरक्ष रेखा बनानी पड़ेगी, एक बिंदु लेना पड़ेगा। फिर ये जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी हो जाती है। तो हमें इस टॉपिक को हार्ड नहीं समझना है, हमें कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे एक माइनस क्यू, यहाँ एक प्लस क्यू। विद्युत द्विध्रुव बन गया ना। दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, और इनको कुछ दूरी डी पे आपने रख लिया, ठीक है ना। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। ये तो इसकी अक्षीय रेखा होती है, आप जानते हो। और ये इस अक्षीय रेखा के लंबवत जो कि इस द्विध्रुव के केंद्र से गुजरती है, वो क्या कहलाती है? निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब देखो हम क्या करेंगे। सर, इस निरक्ष रेखा पर आपका जो द्विध्रुव का केंद्र बिंदु ओ है ना, इससे आर दूरी के ऊपर एक बिंदु पी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बिंदु पी कहाँ पर है? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर। कितनी दूरी पर? आर दूरी के ऊपर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब सर, इस केंद्र बिंदु से इस आवेश की और इस आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी? डी बाई टू आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब विद्युत क्षेत्र किन किन आवेशों के कारण हो रहा है? दो आवेशों के कारण, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू। तो सबसे पहले देखो, आप जानते हो इस बिंदु पी के ऊपर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की तरफ, जिसको ईबी नाम से दिया हुआ है। देखो ईबी वेक्टर लिया हुआ ना, क्यों? क्योंकि ये जो क्यू आवेश है ना, प्लस क्यू आवेश, ये बी बिंदु पर स्थित है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है? हमेशा अंदर की तरफ। तो ये देखो त्रिज्यी अंदर की तरफ, ये आ गया आपका ई ए वैक्टर। इसका मतलब दो विद्युत क्षेत्र आपके पास में आ गए। कौन कौन से? एक तो ई बी वैक्टर और एक ई ए वैक्टर। समझ में आ गया यहाँ तक कि सर ई बी वैक्टर बाहर की तरफ क्यों आया? क्योंकि ये धनावेश था, और धनावेश के कारण हमेशा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय रूप में बाहर की ओर होता है। और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर जाएगा? अंदर की ओर, त्रिज्यीय रूप में अंदर की ओर। चलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया कि सर आपने दो विद्युत क्षेत्र ले लिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण। अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो बच्चों, ये ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर जो दोनों विद्युत क्षेत्र हैं, ये ना तो आपकी एक ही दिशा में है, ना विपरीत दिशा में, और ना ही लंबवत है। तो ना तो आप इन्हें जोड़ सकते हो, ना ही इन्हें घटा सकते हो, ना ही इनका अंडरूट लेके स्क्वायर करके अंडरूट ले सकते हो। क्योंकि जब लंबवत होते हैं तो उनका परिणाम है, आपको पता नहीं कैसे निकालते हैं। सर ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर। मान लो आपके पास में दो विद्युत क्षेत्र होते हैं, दोनों लंबवत होते हैं, ये तो परिणाम ऐसे निकल जाता। बट ये दोनों लंबवत भी नहीं है। कैसे नहीं है लंबवत? देखो पहले हम वो चेक कर लेते हैं कि सर ये कैसे है। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, जैसे ही आपने सर यहाँ पर निरक्षीय रेखा मानी, तो एक त्रिभुज तो ये बन गया समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, ठीक है ना। तो देखो दोनों त्रिभुज है ना आपके सर्वांग समय। कैसे देखना? ये दूरी आपकी और ये दूरी बराबर होगी। कैसे होगी वो देखेंगे, बाद में चेक करेंगे ये दूरी बराबर कैसे। पहले तो देखो बच्चों, ये डी बाई टू, ये भी डी बाई टू आ रहा है नजर यहाँ पे, डी बाई टू डी बाई टू, ठीक है। ये जो आर दूरी है ना, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है? कॉमन है। समझ में आ गया होगा, यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में क्या है? ये दूरी आर कॉमन है। ये भी डी बाई टू, ये भी डी बाई टू, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब सर आपने तीन चीज़ें बराबर कर दी। भुजा भुजा कोण, जब भुजा भुजा कोण होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। इसका मतलब सर ये वाला अगर आपने थीटा माना है, तो इस कोण को भी हम थीटा मान लेते हैं। ये लंबाई एल है, तो ये लंबाई भी हम कितनी मान लेते हैं? एल लंबाई मान लेते हैं। ये जो एल दूरियां है ना, किस किस से है? प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी। और ये दूरी कैसे निकालेंगे? देखो समकोण त्रिभुज से एक एक साइड से निकालो। तो एल बराबर क्या आ रहा है बच्चों? अंडर रूट आधार का स्क्वायर, मतलब डी बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस ये दूरी कितनी है आपका? आर स्क्वायर। चलो एल भी निकल के आ गया। इधर भी एल ऐसे कैसे निकल जाएगा? समकोण त्रिभुज से निकालना था ना, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। चलो एल भी निकल गया। अब यहाँ पे थीटा थीटा तो सर आपने ले लिया, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या थे? सर्वांग सम थे, इसलिए थीटा थीटा कंसिडर कर लिया। अब देखो सर, यहाँ जो आपने थीटा थीटा लिखा है ना, ये कैसे लिखा है? देखो बच्चों, यहाँ पे ये एक्स रेखा है, इसी एक्स रेखा के पैरेलल यहाँ पे समांतर एक रेखा खींचो देखो। और यहाँ पर आपको एक जेड शेप नजर आ रही होगी। देखो एकांतर कोण बन रहा होगा। तो जब एकांतर कोण बन रहा है तो आपको पता लग गया होगा ये थीटा है, तो ये कोण भी कितना है? थीटा ही तो दिया हुआ था ना। अब आता है कि सर ऊपर वाला कोण ये थीटा कैसे हुआ, ये वाला कोण कैसे थीटा हुआ?
देखो आपने देखा होगा जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो ये संगत कोण थीटा और ये थीटा ये बराबर होते हैं, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो थीटा है ना वो कैसे आया, देखो यहाँ पे ये एक्स रेखा, ये एक आपने समांतर रेखा खींच रखी है और ये तिर्यक रेखा देखो आपने काटी है, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, थीटा हो गया, ठीक है ना। तो दोनों थीटा तो आपको पता लग गए होंगे, इसे दोनों थीटा ये कैसे आया, ये भी थीटा कैसे आया, ये भी थीटा कैसे आया। इसका मतलब आपके पास में ये जो पूरा कोण ने कितना हो गया, टू थीटा हो गया, पूरा कोण कितना हो गया, टू थीटा हो गया। अब कैसे करना है अपने को वो देखो, ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर, ठीक है ना। ये दो आपके पास विद्युत क्षेत्र आए थे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता आई थी किस किस के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण। अब इनका परिमाण देखना है, देखो बच्चों ई बी वेक्टर का परिमाण तो हम कैसे निकालेंगे, के क्यू अपॉन दूरी कितनी है, एल स्क्वायर। इसकी भी विद्युत क्षेत्र इसका भी परिमाण क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब सर ना तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं ना इनको घटा सकते, तो क्या करें। तो आपने देखा होगा जब भी दो सदिश किसी कोण थीटा पे लगे होते हैं तो हमेशा उनका क्या करते हैं, हम दो परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई बी को भी दो लंबवत घटकों में वियोजित करना पड़ेगा और ई ए को भी दो लंबवत घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। तो दो लंबवत घटक देखो, ई बी का तो ये रहा एक घटक, एक घटक है थीटा के साथ हमेशा घटक क्या आता है बच्चों, कोस थीटा। तो ई बी का देखो ये रहा कोस थीटा और ई बी का देखो ये रहा साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से ई ए का देखो बच्चों, ई ए का थीटा के साथ वाला घटक क्या हो गया, ई ए कोस थीटा, और ई ए का जो दूसरा घटक है वो क्या हो गया, ई ए साइन थीटा, जो कि नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर आपको टोटल चार घटक मिल गए। ई बी का एक घटक तो है ई बी साइन थीटा और ई ए का एक घटक है ई ए साइन थीटा, दोनों विपरीत दिशाओं में ये। और ई बी का जो आपका हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक है वो क्या है, ई बी कोस थीटा, और ई ए का भी जो आपका क्षैतिज घटक है वो क्या है, ई ए कोस थीटा। तो इसका मतलब आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अभी हमने क्या देखा था, ई ए और ई बी का परिमाण बराबर था नहीं था। दोनों के फॉर्मूले में क्या आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों के फॉर्मूले में क्या आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये रहा एल ये दूरी। तो इसका मतलब सर ई ए और ई बी तो परिमाण में बराबर है, तो परिमाण में बराबर है तो थीटा भी तो बराबर है, तो इसका मतलब ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा दोनों परिमाण में बराबर है। दोनों परिमाण में बराबर थे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब कौन से घटक बचे ओनली, सर जो क्षैतिज दिशा में घटक थे ना वो ओनली बच गए हमारे, कौन कौन से, एक तो ई ए कोस थीटा और एक ई बी कोस थीटा, एक तो ई ए कोस थीटा और एक ई बी कोस थीटा। इसका मतलब इस बिंदु पी पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र ना बच्चों इधर आएगा और किसके बराबर आएगा, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा के योगफल के बराबर आएगा। बस कैलकुलेशन यहीं खत्म हो जाता है। अब देखो हम कैलकुलेशन कैसे करने वाले, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि निरक्षीय रेखा पर बिंदु पी पर द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की गणना करनी है। बिंदु पी और ओ के मध्य की दूरी कितनी हमने अभी आर ली थी, पी ए बराबर पी बी बराबर हमने कितना माना था, एल माना था। देखो पी ए और पी बी, ये रहा आपका पी ए, ये रहा पी बी, दोनों एल हो गया, ए बी की टोटल दूरी डी हो गई, और ओ और बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी है, आर, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो हमें थोड़ी बहुत हल्की हल्की याद रखनी किस तरह से, ठीक है। फिर देखो बिंदु आपने पी ए पी बी एल, तो पी बिंदु पर द्विध्रुव माइनस क्यू के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रता हमने ई ए वेक्टर ली थी, जो कि किधर है बच्चों, पी ए दिशा में, ये पी था ये ए था, इस दिशा में ऋणात्मक आवेश के कारण, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रता ई बी की दिशा में थी, बी पॉइंट पे इस तरह थी, ठीक है ना, बीपी दिशा में हो गई। ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर दोनों परिमाण में बराबर है, क्योंकि क्योंकि ए पी और आपका बी पी क्या है, दोनों की लंबाई कितनी है, एल एल है। देखो दोनों लंबाई एल एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, दूरी एल है। तो आपने क्या देखा, ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर दोनों परिमाण में क्या हो गए, बराबर, ये और ये परिमाण में बराबर है, ठीक है। जब ये दोनों परिमाण में बराबर होगी तो पहले इनके फॉर्मूले लिखेंगे हम। बिंदु पी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रता क्या होगी, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, जिसकी दिशा किधर है, पी ए दिशा में। प्लस क्यू आवेश के कारण किधर हो जाएगी बच्चों, आपके के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है ना, जिसकी दिशा किधर है, बी से पी की ओर। चलो आपको दो विद्युत क्षेत्र की ध्रुवताएं मिल गई। अब हमें इनके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। देखो बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तो हमेशा क्या होता है, सदिश योगफल के बराबर होता है। जब भी आपके पास में बहुत सारे आवेशों का निकाय होता है तो किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होती है। चलो पहले तो हमने अभी सदिश योगफल लगा लिया। दूसरा हमने क्या देखा था, जो दो त्रिभुज बने थे उन दोनों त्रिभुजों में हमने ये थीटा माना था, ये भी थीटा माना था, तो ये उन दो कोणों की बात कर रहा है।
कि पी ए बी एंड ए पी आर बराबर कितना माना था हमने, थीटा माना था। अब देखो यहाँ पे ई ए और ई बी के मान परस्पर बराबर हैं, परंतु दिशाएं क्या है, भिन्न है। अभी हमने देखा था ना, ई ए और ई बी क्या है, परस्पर में मान तो बराबर है लेकिन उनकी दिशाएं पता नहीं किधर किधर अलग अलग है। और ई और ई बी को अक्षीय रेखा ए बी के लंबवत तथा अनुदिश दो घटकों में विभाजित करते हैं। हमने क्या किया, ई ए और ई बी को क्या किया, दो लंबवत घटकों में विभाजित किया। तो हमने क्या देखा कि ए बी के लंबवत घटक ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर था, विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाती है, निरस्त हो जाती है। अभी हमने देखा था ना, एक घटक इस तरह से आया था, ई बी का तो ऊपर की तरफ क्या था, ई बी साइन थीटा, और नीचे की तरफ क्या था बच्चों उसका, ई ए का, तो ये था हमारे पास में ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। ठीक है, दोनों क्या है, परिमाण में बराबर और विपरीत है, इसलिए क्या जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब बचे कौन से दो घटक आपके, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक कौन कौन से, एक तो था हमारे पास में ई ए कोस थीटा, और एक क्या था हमारे पास में ई बी कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा दोनों क्या है आपके एक ही दिशा में, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाते हैं। तो हमें यही करना है कि बिंदु पी के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालना है सर, ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा का दोनों का योगफल कर देना है बस। तो देखो यहाँ पर ये परिणाम हमने कैसे निकाले, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। अब आपको पता है ई ए और ई बी तो दोनों परिमाण में बराबर है, तो मैं ई ए और ई बी को या तो ई ए को ई बी ले सकता हूँ, ई बी को ई ए ले सकता हूँ, तो क्या हो गया, टू ई ए कोस थीटा। ठीक है, अब आता है सर ई ए ई बी का मान तो हमने पहले निकाला था, के क्यू अपन एल स्क्वायर, बट कोस थीटा का मान कैसे निकाले, कोस थीटा का मान आपने त्रिभुज से निकालो बच्चों। देखो यहाँ से ये थीटा है, ये एल है, ये आर है, और ये डी बाई टू है। कोस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे करण। तो देखो ये रहा आधार बटे ये रहा करण, तो यहाँ पे ये तो लिखा है ना, कोस थीटा बराबर आधार बटे करण, तो ये हो गया डी डिवाइडेड बाई टू एल। अब हम मान रख देते, देखो ई का जो परिणाम, ये रिजल्टेंट यहाँ लिख लो, चाहे ई परिणामी, ई परिणामी बराबर कितना आ रहा है, टू ई ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू भी हमने कितनी निकाली है, डी बाई टू एल। ठीक है, तो हमारे पास में परिणामी विद्युत क्षेत्रता क्या आ गई, टू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाई टू एल। ठीक है ना, दिशा आपको पता ही किधर है, पी पॉइंट यहाँ था और दोनों घटक इस दिशा में थे, इधर आर बिंदु दे देते हैं, तो दिशा किधर आ रही है, पी आर दिशा में। जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र वो किधर है, देखो पी बिंदु से इस तरफ आ रहा था, दोनों घटक थे ना, ई ए कोस है, ए बी कोस है, दोनों इस दिशा में आ रहे। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को द्विध्रुव आघूर्ण की पदों में लेके आना है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी कितनी थी, डी। तो P बराबर क्या हो गया हमारे पास में, Q इंटू डी। तो देखो बच्चों यहाँ पे ऊपर आपको Q इंटू डी दिख रहा है, इसको मैं P लिख सकता हूँ, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है P बराबर Q इंटू डी। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में, देखो टू से टू कैंसिल हो गया। ठीक है, Q इंटू डी को क्या लिख दिया, P, तो आगे लिख देंगे हम। तो अभी तो हमारे पास में क्या आ रहा है, के क्यू डी अपॉन एल क्यूब। ठीक है, अब आगे Q इंटू डी को हम क्या बनाते हैं, P लिख देते हैं। देखो तो जैसे ही हम P लिखते हैं तो क्या बन गया हमारे पास फॉर्मूला, E बराबर के पी अपॉन एल क्यूब। चलो बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आता है कि सर एल तो है ना, हमने प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश से दूरियाँ ली थी, वो दी हुई थोड़ी ना थी, दी हुई तो ओनली हमें क्या है, डी बाई टू, और आर दूरी दी हुई है, तो एल को भगाना है। तो एल देखो हम किससे निकालेंगे, इस त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से, ये रहा एल। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था कैसे निकलेगा, आधार का स्क्वायर डी बाई टू का स्क्वायर प्लस ये वाली दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो एल का मान तो आपको निकालना आना चाहिए, तो एल तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो एल बराबर हमारे पास में क्या हो गया, अंडर रूट डी स्क्वायर बाई फोर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें क्यूब करना है, क्योंकि हमारे पास नीचे फॉर्मूले में क्या है, क्यूब है, तो जैसे हम क्यूब करेंगे तो इधर भी क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे, घन लगा देंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास में एल क्यूब बराबर क्या आ गया, डी स्क्वायर बाई फोर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है बच्चों, के पी अपॉन डी स्क्वायर बाई फोर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है ना, उसको बहुत छोटा मान लेते हैं। जैसे हम विद्युत द्विध्रुव को बहुत छोटा मानते हैं, ये जो फॉर्मूला आगे निकाल रहे हैं ना बच्चों, ये छोटी दूरियों के लिए है।
जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए छोटी दूरियां दी हुई बहुत छोटी, जैसे कि मान लो ये दूरी आपके पास टोटल डी है, और यहाँ पे जो दूरी ली है ना हमने आर, ये आर है ना, अगर डी, ये जो डी है सॉरी आर है ना, ये बहुत ज़्यादा हो, अब जो फॉर्मूला निकालना हो वो लंबी दूरियों के लिए, ये तो है छोटी दूरियों के लिए, मतलब कोई सी भी दूरी यूज कर सकते हो। अब अगर दूरी बहुत ज़्यादा दी हुई हो, दी दूरी से बहुत ज़्यादा दूरी पे दी हो, ये आर बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम क्या करेंगे, आर को डी की तुलना में बहुत ज़्यादा कर देंगे और डी को क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को देखो, डी को हटाओ आप, जैसे आप डी को यहाँ से हटाते हो तो क्या आ रहा है, देखो ये डी वाला पद यहाँ से हट गया, तो जैसे हम हटाते हैं तो नीचे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से कैंसिल हो, नीचे कितना आ गया आर क्यूब। तो बच्चों आज के बाद ध्यान रखना, ये फॉर्मूला रट लो आप, के पी अपॉन आर क्यूब। अगर अक्षीय स्थिति पे क्या आया था, 2 kp अपॉन आर क्यूब, आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। अक्षीय स्थिति में हमारे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या आया था, 2 kp अपॉन आर क्यूब, और निरक्षीय स्थिति पे क्या आया है, kp/r क्यूब। इसका मतलब अगर दूरियां बराबर हो अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर, तो ध्यान रखना अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का दुगुना होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं आया, वहाँ 2 आया था। इसका मतलब सर यहाँ भी दूरी आर है, वहाँ भी दूरी आर है, मतलब यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, वहाँ भी 2 सेंटीमीटर, तो वहाँ अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र इसका दुगुना होगा, ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति का। तो अब देखो, अब दिशा भी हमें बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है बच्चों, -q आवेश से +q आवेश की तरफ होती है, -q आवेश से +q आवेश की तरफ दिशा होती है किसकी, p वेक्टर की, ठीक है। जबकि हमारे पास में या बिंदु p के ऊपर परिणामी विद्युत दिशा किधर आई है बच्चों, इस दिशा में। इसका मतलब आप लोगों को पता लग गया होगा सर, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर तथा विपरीत दिशा में होती है, देखो यहाँ। जबकि अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र आपके जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर आती थी, पी वेक्टर की दिशा में आती थी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में आती थी, इसी दिशा में रहती थी, इसी दिशा में। और जबकि निरक्षीय स्थिति में क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में। इसका मतलब हमें इस फॉर्मूले को सदिश रूप में लिखना है, तो इस फॉर्मूले को सदिश रूप में कैसे लिखा है, देखो ई वेक्टर बराबर हमारे सॉरी अभी जो परिमाण दिया हो ना, ई बराबर kp/r क्यूब, के को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε। देखो दिशा यहाँ लिखी हुई है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा चित्र में प्रदर्शित है, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होती है, मतलब -p वेक्टर। इसका मतलब जैसे हम यहाँ पे p वेक्टर लगाएंगे तो बच्चों यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। माइनस साइन क्या कहता है कि जिधर p वेक्टर की दिशा है ना, उसकी विपरीत दिशा में हमारा क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें दिशा भी पता लग गई। अब हम चलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो बच्चों, फॉर्मूला हमारे पास क्या है निरक्ष के ऊपर, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, kp/r क्यूब, ओनली परिमाण। तो आप बताओ निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस किस पे निर्भर कर रही है। यहाँ पे फॉर्मूले में कहीं पे आवेश है, नहीं। तो पहली चीज़ तो हमें ये याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव में आवेशों का मान चाहे कितना ही हो, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र आवेश पर निर्भर नहीं करेगी, ये किस पे कर रही है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे निर्भर कर रही है। किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जितना ज़्यादा होगा ना, तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र उतनी ही ज़्यादा प्रबल होती है। पहली चीज़ तो हमें ये पता लग गई, ठीक है। दूसरा भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया था, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में बताया था मैंने आपको, ठीक है, वो भी चीज़ याद रखनी। दूसरा देखो, आपके विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना बच्चों, ध्यान रखना, ई समानुपाती 1/r³ होता है। कितना होता है, ई समानुपाती 1/r³ होता है। जबकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रता कितना आती है, ई समानुपाती 1/r², ई समानुपाती 1/r²। ध्यान रखना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रता ई समानुपाती 1/r² होती है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या आएगी, ई समानुपाती 1/r³। घन याद रखना है, एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया अच्छी तरह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्रता तेजी से बढ़ती है, किसकी तुलना में, एक बिंदु आवेश की तुलना में। बस ये चीज़ हमें याद रखनी है। बाकी आप यहाँ वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो अच्छी तरह से, जो मैंने बताया ना सब चीज़ एज इट इज ऐसे की लिखी हुई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव को, जो सब हम समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत द्विध्रुव को जब हम समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा, कितना बल लगेगा, ये सब करके कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।